तो उस हिसाब से जब तुमने पूरा भारत घूमा है तो मुझे समझाओ, हमें समझाओ कि भारत क्या है। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो है नहीं कूड़ा सेग्रीगेशन करने की बिल्कुल इंडिया नहीं, में। बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग, मैं तो टैक्स पेयर हूँ, मैं तो डिजर्व करता हूँ अच्छा। हाँ पर भैया आपके खुद के भी तो कुछ रोल हैं। रोल है, ठीक है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स चाहिए, ठीक है, लेकिन हम साथ ही साथ में नदी भी गंदी कर रहे हैं। कैसे हो पाए? ठीक है, देन व्हाट सिविक सेंस? क्योंकि सब लोग कहते हैं इंडिया में सिविक सेंस बिल्कुल खत्म है, ये है वो है, क्या है, कुछ नहीं खत्म है। इंडिया का सिविक सेंस कभी ठीक हो ही नहीं सकता, एवरीबॉडी सेज दैट। लेकिन गवर्नमेंट हर चीज़ का जिम्मेदार नहीं हो सकता है। आप इंडिविजुअली हर चीज़ के जिम्मेदार हो सकते हैं। ऐसे तमाम तरीके के देश हैं, नाम नहीं लूँगा बट आप गूगल कर लेना। आप गूगल कीजिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप दुनिया के लिए राजा राम मोहन रॉय ना बने, आप दुनिया के लिए सुभाष चंद्र बोस ना बने, ठीक है, आप दुनिया के लिए गांधी ना बने, अपने परिवार के लिए, अपने लिए तो गांधी बन सकते हैं ना। तो आप ऐसा नहीं हो सकते कि आप एक चीज़ अच्छी करो और दूसरी चीज़ अच्छी ना करो। स्पेसिफिक अच्छा, हाँ स्पेसिफिक। मैं सच अगर बहुत लेमन टर्म्स में बोलूँगा तो बहुत गलियाते रहते हैं कि यार गवर्नमेंट खराब है, यहाँ का गवर्नेंस खराब है। बट आप उस इकोसिस्टम में अंदर जाएंगे ना, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो काम नहीं करना चाहता है। ओके। तो हुआ क्या कि उन बच्चों को जब खीर दी गई तो उस खीर में काजू पड़े हुए थे और उस गाँव के बच्चों ने कभी काजू नहीं खाए थे। अच्छा, काजू उन्होंने देखे ही नहीं थे। तो उनको लगा कि वो खीर में कीड़ा पड़ा है। ठीक है, क्या एक इंडिविजुअल लाइफ में देख सकता है कि भाई मेरे लाइफ स्पैन में मैं चेंज देख लूँ? शायद बहुत मुश्किल है, बहुत बारी, और बहुत माइन्यूट होगा, बहुत माइन्यूट है। आप कॉन्शियस रहिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा रिस्पेक्टफुल रहिए हर चीज़ को लेकर के। अरविंद, मुझे सबसे पहले इस बात का जवाब दो कि भारत क्या है। और ये मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुमने लगभग पूरा भारत घूमा है और एक टूरिस्ट की नज़र से नहीं देखा, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हुए लोगों की जो प्रॉब्लम है वो देखी, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी। तो उस हिसाब से जब तुमने पूरा भारत घूमा है तो मुझे समझाओ, हमें समझाओ कि भारत क्या है। हिमांशु, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे लगता है कि ये एक लाइन में या एक पैराग्राफ में भारत को डिफाइन करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो होता क्या है कि हम भारत को देखते हैं, जो हमें स्टैट्स दिखाए जाते हैं न्यूज़ चैनल पे या हम न्यूज़पेपर के माध्यम से जो स्टैट्स पढ़ते हैं उसके माध्यम से ही हम भारत को देखते हैं। ठीक है, बट अगर आप मुझसे पूछें तो भारत बहुत भिन्न है। ठीक है, भारत हमारे शहरों में भी बसता है, भारत हमारे धारावी और सीमापुरी के स्लम्स में भी बसता है, भारत हमारे जैसलमेर के धानियों में भी बसता है जो बिल्कुल रेगिस्तान में हैं, दुनिया से टूटे हुए हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मोबाइल के टावर नहीं है। ठीक है, और भारत सुंदर पहाड़ों में भी है, भारत केरला के सुंदर बीचेस में भी है, भारत माइंस में है जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलती है। तो भारत को ना एक लाइन में डिफाइन करना या भारत के लोगों को या उसकी कम्युनिटी को एक लाइन में डिफाइन कर पाना मुझे लगता है कि बड़ा ही मुश्किल काम है। एग्जैक्टली। सो जो मेरा एक नज़रिया है भारत को देखने का, तो मैं देखता हूँ कि मैं बेंगलोर या दिल्ली में जब रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बड़े ही सुंदर स्कूल हैं। ठीक है, वहाँ पर एक ड्रेस कोड है, बच्चों को रोबोटिक्स सिखाया जा रहा है, ठीक है, एआई के बारे में बताया जा रहा है। और साइमल्टेनियसली मैंने वो स्कूल भी देखे हैं जैसलमेर या ऐसे ट्राइबल रीजन्स में जो स्कूल सिर्फ पेपर पे हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1000-1200 स्कूल हैं, उनमें से 900 स्कूल तो एक्चुअली में चल रहे हैं, लेकिन जो बाकी के 300 स्कूल हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मतलब वो है ही नहीं, ऑन पेपर है, सिर्फ वो ऑन पेपर हैं। वहाँ का एक टीचर नियुक्त है, वहाँ पर जो भी एक स्कूल की ज़रूरत के लिए एक एक्सपेंस होता है उसका मंथली, मान लीजिए कि 10,000-15,000 एक स्कूल का एक्सपेंस होगा ना, कि आपकी साफ सफाई को लेकर, मिड डे मील, चौक, आपका ब्लैक बोर्ड, ठीक है, वो सब जा रहा है। लेकिन वो स्कूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो जा रहा है लेकिन, ठीक है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों में ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ स्कूल तो हैं, बच्चे भी आते हैं लेकिन टीचर नहीं आते हैं। एग्जैक्टली, कुछ स्कूल ऐसे हैं, मैं सही बताऊँ आपको, जहाँ पे 5 बच्चों के ऊपर
5 टीचर हैं। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? और वहीं ऐसे स्कूल भी हैं कि जहाँ 100 बच्चे हैं और एक भी टीचर नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये भारत की परिभाषा अगर आप बोलें कि मैंने जैसे बताया कि आप अगर शहरों में देखें, दिल्ली, बेंगलोर, आप इवन देहरादून में देखें, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ बहुत अच्छी अंग्रेजी बोली जाती है, बच्चों को AI सिखा रहे हैं हम, जो हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट बिग थिंग है AI, ठीक है। और साइमल्टेनियसली वैसे स्कूल हैं, वैसी कम्युनिटीज़ हैं, या वो बच्चे हैं जिनको अक्षर ज्ञान भी हासिल नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि एक डेफिनेशन देना भारत की डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से बड़ा मुश्किल है। सच में बहुत मुश्किल है। मुझे तो ये लगता है भारत में इतने कॉन्ट्रास्ट हैं, मतलब जोग्राफिकली भी देख लो जी, और लोगों के कल्चर में भी देख लो, भाषाओं में देख लो, उनकी आदतों में देख लो, खान पान में देख लो, नापसंद पसंद में देख लो, हर चीज़ से हर 5 किलोमीटर में इतना तगड़ा कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा कि आप लिखने वाला लिखते रह जाएगा, कलम ख़त्म हो जाएगी, पन्ने ख़त्म हो जाएंगे। भारत के बारे में लिखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हर कोई इंसान कोशिश करता है कि मैं किस तरह देखूं, मैं किस तरह जानता हूं चीज़ों को। तो जैसे आपको लगभग 10 साल से ऊपर हो गए हैं पूरे भारत में जाते हुए, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हुए, किसी तरह गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, तो आप मुझे बताइए कि एक शहर के पर्सपेक्टिव से भी और एक गांव के पर्सपेक्टिव से भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या देखी हैं आपने जो ज़्यादातर लोगों को इम्पैक्ट कर रही हैं? हिमांशु, हमारे पास कुछ सोशल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसको हम SDGs कहते हैं। तो वो यूनाइटेड नेशन में अडॉप्ट हुई हैं, और वो अडॉप्ट हुई हैं सारी कंट्रीज़ जो भी यूनाइटेड नेशन के पार्ट हैं उनके द्वारा। और हर डेवलपमेंट गोल अपने आप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए एक इंडिविजुअल को आप आइसोलेशन में नहीं रख सकते हैं, आप उसको बहुत बेहतरीन एजुकेशन दे दें, लेकिन उसके पास हॉस्पिटल नहीं है तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स, या ठीक है, आप उसको एजुकेशन और हेल्थ केयर दे दें लेकिन लाइवलीहुड ना दें तो वो फिर भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो जितने भी SDG गोल्स हैं हमारे, ठीक है, हर SDG गोल आपस में कनेक्टेड है और वो डिफाइन करता है कि एक इंडिविजुअल की क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड। और उसी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ उसके पास सारी बेसिक नेसेसिटीज़ हों। ठीक है, आप मान के चलीजिए कि आप शायद दिल्ली या गुड़गांव में काम कर रहे हैं, आपके पास, आप बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं, एक बढ़िया पैकेज है आपके पास, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है, आपके पास एक अच्छा लाइवलीहुड है, आपके पास रहने के लिए फ्लैट है जहाँ पे बेसिक एमिनिटीज सारी हैं जी, ठीक है, आपके पास लिफ्ट से लेकर इलेक्ट्रिसिटी से लेकर हर चीज़ है, बिल्कुल, ठीक है, पानी भी है, लेकिन आपके पास साफ हवा नहीं है। एग्जैक्टली। तो क्या आप इसे कहेंगे कि वो इंसान के पास बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने तो खुद फील किया है कि जब सर्दियों के समय पे स्मॉग हो जाती है तो दिल्ली NCR के एरिया में चले जाइए जी, आपके जो लंग्स हैं, जो नाक है, आपको जलन ज़रूर महसूस होगी, और ये हर साल बढ़ते जा रहा है। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ है हिमांशु कि हम कह ही नहीं सकते हैं कि फिर वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, राइट। अब जब क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है तो ये सोशल डेवलपमेंट का इशू है। क्योंकि ऐसा कोई एक इंडिविजुअल नहीं फेस कर रहा है, पूरी कम्युनिटी फेस कर रही है, पूरी सिटी फेस कर रही है, ठीक है, एक बड़ा तबका फेस कर रहा है, तो वो एक सोशल डेवलपमेंट इशू है। अब हम बात करते हैं कि ये फिर किसकी गलती है या इसको सुधारेगा कौन? चलिए, गलती मान लीजिए आपको कि भाई फैक्ट्रियों की गलती है, मान लिया, पराली जलाने वालों की गलती है, हाँ, गाड़ी चलाने वालों की गलती है, लेकिन वो सब भी तो आपके बेसिक नेसेसिटी का ही तो पार्ट है। उसके बिना जीवन भी नहीं चल सकता। अब बिना कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या खाइएगा, तो क्या खाइएगा, क्या इकॉनमी चलाइएगा? बिल्कुल सही बात। ठीक है, आपको एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन आएगा उसी से पेट भरना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब वो पराली चलेगी तो वो भी एक इशू है। बट क्या इसको ऐसा सिस्टमाइज किया जा सकता है कि इसकी वजह से किसी के हेल्थ पे कोई असर ना पड़े? ये तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं, और तमाम तरीके की चीज़ें हैं। आप देख लीजिए कि हमारी नदियों का हाल क्या है, जिन नदियों को हम माँ कहते हैं कि यार गंगा, यमुना, ठीक है, और आप उन नदियों का हाल देखिए, वो कूड़े की ढेर में है,
ठीक है, वो पानी वही हम पी रहे हैं, वही शहर वाले पी रहे हैं, यस, लेकिन गंदा है। हाँ, ठीक है, तो हमारे पास शायद बढ़िया वही बात है कि हमारे पास बढ़िया एजुकेशन है, बढ़िया जॉब है, हाँ, ठीक है, हम अफोर्ड कर सकते हैं अपनी बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेकिन वो बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि जहाँ पानी ही गंदा पी रहे हैं, सही जहाँ बात। हवा ही गंदी है। हाँ, तो ये सब सोशल डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, तो ये तो शहरों की बात हो ये गई। शहरों की बात है। अब हम आते हैं गांव पे, एक जी। देहात का एरिया हो गया, आउटस्कर्ट्स जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं भारतीय? हिमांशु, बहुत सारी इश्यूज हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं अभी एक नॉर्मल गांव की बात करूंगा ओके, कि जैसे हम पहाड़ में हम देखते हैं आज गांव के गांव खाली हो गए हैं, बिल्कुल। ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, हम्म, ठीक है। चलिए मान लीजिए कोई बच्चा वहाँ गांव में बढ़िया सरकारी स्कूल है, वहाँ से पढ़ भी ले, हम्म, ठीक है, तो उसके पास रोज़गार नहीं है, हम्म, वो रोज़गार के लिए कहीं बाहर जाएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये आपकी बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उसको जाना तो एट द एंड ऑफ द डे बाहर है, वो वहाँ रह नहीं सकता गांव में, ठीक है। तो वो शहर के स्लम का पार्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि शायद जो गांव से पढ़ा हुआ लड़का है शायद उसके कॉन्फिडेंस में कमी होगी, ठीक है, शायद उसके पास वो इतना स्किलफुल नहीं होगा, तो वो शहर में जाकर के शायद छोटी मोटी नौकरियां करेगा जो उसको बहुत वेल पेइंग तो नहीं होंगी, क्योंकि अब उसको अपना शहर में जीवन भी यापन करना है, साथ ही साथ में उसके गांव में उस पर आश्रित बहुत सारे लोग हैं, उसकी फैमिली वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनका भी ख्याल रखना है। अब ये सब चीज़ों के लिए तो अब वो जब मेंटेन करने जाएगा तो उसको अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो घटाना पड़ेगा, उसको स्लम में रहना पड़ेगा, फिर वहाँ तमाम तरीके की दिक्कत होंगी, राइट, कि स्लम में वो गंदा पानी पी रहा होगा, उसके पास हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं होगी। जो हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं वहाँ पर मेजरली क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंश्योरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, बट आप इंडिया में देखेंगे तो बहुत रेयरली किसी के पास इंश्योरेंस अवेलेबल है, बहुत कम। हाँ, इवन मैं तो समझता हूँ जैसे अब तो सरकार ने जीएसटी हटा दिया है इंश्योरेंस के ऊपर, जी, फिर भी ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस नहीं लेंगे। हाँ, वो बात भी है। एक तो बिहेवियर की चीज़ तो है ही, दूसरी चीज़ है अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है उस चीज़ की, एग्जैक्टली, अफोर्डेबिलिटी भी नहीं। ठीक है। तो हम जब बात करते हैं ना रूरल या अर्बन की, हम उन दोनों को आइसोलेशन में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं, इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्ट। जैसे कि आपने बताया कि एक बंदा है वो अपना घर छोड़ के शहर में जाएगा, हाँ, फिर शहर में स्लम्स बढ़ेंगे या फिर ऑफ कोर्स लोगों को एक्स्ट्रा घर बनाने पड़ेंगे, उससे सिटी पे बोझ पड़ेगा, उसके पानी पे, उसकी हवा पे और एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा, एग्जैक्टली। फिर वो फैक्ट्रियाँ और चीज़ें बनाएगी, फिर वो जो स्लज है वो सीधे जाके नदी में जाएगा, नदी से जाएगा तो कहाँ गांव में दिक्कत होगी। तो जैसा आपने मुझे इससे पहले एग्जांपल दिया था, हम बात कर रहे थे, आपने बैंगलोर वाला एग्जांपल दिया था कैसे नदी ख़राब हो गई, जी, तो प्लीज़ वो वाला एग्जांपल बताना कि वहाँ पर हिमांशु क्या हुआ था। ये बड़ा ही दर्दनाक किस्सा है, मैं सच बता रहा हूँ कि बैंगलोर एक छोटा शहर हुआ करता था एक टाइम पर, ठीक है। फिर आईटी का रिवॉल्यूशन आया, वहाँ बड़ी कंपनियाँ आई, ओके, लोग भरे शहर के अंदर। जो बैंगलोर को लोगों ने सिर्फ शायद नाम भी नहीं सुना था, अब जगह जगह से लोग वहाँ जा कर के काम करने लगे। तो शहर की कैपेसिटी मान के चलीजिए कि अगर 10,000 थी वो 1 करोड़ हो गई। इमेजिन कीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं 100x की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब जब शहर बनता है या एक शहर बड़ा होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है गार्बेज या डंप करने का उसका, ठीक है, कि आप गार्बेज कैसे डंप करोगे यार, है ना। तो उन्होंने क्या करा कि हमेशा एक यही होता है, देखा गया है तमाम तरीके के शहरों में, तब चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो या बेंगलोर हो, कि भाई शहर के बाहर देखा कि एक ज़मीन खाली पड़ी है, उस पर गार्बेज डंप करना शुरू किया, कूड़े का पहाड़ बनाया। अब वो कूड़े का पहाड़ ओवर द टाइम क्या हुआ कि वो पहाड़ तो बन गया, ठीक है। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो है नहीं कूड़ा सेग्रीगेशन करने की इंडिया में, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करने लगा। लैंडफिल जो हुआ वो हुआ, आप लैंड जो आप वो नंगी आंखों से देख पा रहे हो कि यार ये लैंड तो खराब हो गई, लेकिन उसकी वजह से जो पानी कंटेमिनेट हुआ ग्राउंड वाटर, और अगर आप देखें तो बेंगलोर या उसके आसपास के रीजन जो हैं वहाँ पे कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, कोई एक छोटी सी कावेरी नदी बहती है और उस पर ही सबका जीवन यापन उसी से होता है, ठीक है।
ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि भाई बारिश अच्छी होती है तो ग्राउंड वाटर अच्छा होगा, लेकिन जब ग्राउंड वाटर अच्छा होने से क्या फ़ायदा कि वो कंटामिनेटेड वाटर है। उसकी वजह से जो कम्युनिटीज़ आसपास थी उस रीजन के, मतलब अगर उस कूड़े के ढेर के 60 किलोमीटर के रेडियस में आप चले जाएं तो वहाँ 100-200 गांव होंगे। ओके ठीक है। ओके 100-200 गांव में एक कॉमन प्रॉब्लम है कि उनके पास साफ पीने का पानी नहीं है। ओके इमेजिन कीजिए, उन्होंने तो वो शहर बसाया भी नहीं उन लोगों ने। हाँ। वो तो बेचारे अपनी रोजी रोटी वो अपनी खेती से जो उग रहा था वो उससे खुश थे, खा खुश रहे थे, अपने, जी हाँ। रहे थे। लेकिन ओवर द टाइम क्या हो गया, क्योंकि शहर बना, इन लोगों के जीवन पे बिल्कुल उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। सच वो में। शहर से पता नहीं उनको फ़ायदा कितना हुआ, बट नुकसान बहुत हो गया कि आपके पास साफ पीने का पानी नहीं है। जो पीने का पानी है उसको पीने की वजह से तमाम तरीके के हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। ठीक है। उनकी खेती पर बहुत फ़र्क पड़ा उस चीज़ से कि खेती की प्रोडक्शन घट गई। और जो जैसे फ्रूट्स, मैंने आपको एग्जांपल दूं तो वृषा भगवती करके एक नदी बहती है बेंगलोर के पास में, ओके और वो रामनगरा करके जो एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बीच में, ओके उसके थ्रू होते हुए जाती है। और रामनगरा पूरा एग्रेरियन सोसाइटी है वहाँ पर। ओके ओके ठीक है, कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं लोग। ओके वहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा बूम हुआ, क्योंकि वो बहुत सारा नाइट्रोजन बह करके आता है फैक्ट्रियों के उस स्लज में ओके जो अब नदी में जा रहा है। और बहुत सारा और भी ऐसे तमाम तरीके के केमिकल्स जो आपको एज अ फर्टिलाइज़र में मिलते हैं। ठीक Okay. है। तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो बूम हो गया। ओके लेकिन आप उनके फलों को देखेंगे कि जैसे वहाँ पर बहुत सारे चीकू के पेड़ हैं, वो फल ख़राब हो जाते हैं। एग्जैक्टली ठीक है। और बेंगलोर के लोग बड़े चाव से बेबी कॉर्न खाते हैं। वो बेबी कॉर्न सबसे ज़्यादा उसी रीजन में होता है। अच्छा बहुत वास्ट अमाउंट पे प्रोडक्शन होता है। ओके ठीक है। मे बी बिकॉज जो केमिकल्स उस नदी में जो बह करके अब आ रहे हैं उस स्लज की फॉर्म में, वो हेल्पफुल हैं बेबी कॉर्न को उगाने के, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि उस बेबी कॉर्न को खाने के बाद उनकी हेल्थ पे क्या असर होगा। एग्जैक्टली मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि अरविंद तुमने कुछ किया अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, फायदे अपने के लिए। नुकसान मुझे हो रहा है, हाँ, लेकिन फिर मैं जो करूँगा इवेंचुअली नुकसान तुमको भी होगा। ये तो सर्कल ऑफ basically- गिविंग बैक है। या सर्कल ऑफ गिविंग बैक। हाँ। सो इट्स पूरे लूप में, हाँ। चाहे आप कहीं पे भी हो, घूम के बात आपके पर आएगी है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। हाँ, तो जहाँ तक सोशल डेवलपमेंट की बात है, जितने भी प्रॉब्लम्स आपने बताए थे, ये प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड हैं। मैं, आप, हर कोई जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हम सब प्रॉब्लम का ही हिस्सा हैं। हिस्सा है। और हमारे जो कर्तव्य हैं इसमें, अब उसकी बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल के तौर पे, चलो एक बात हो गई गवर्नेंस करती है, एक बात हो गई एनजीओज हैं, जैसे आप लोग हैं, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जब एक इंडिविजुअल के ऊपर बात होती है जिसके कंट्रीब्यूशन के बिना ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना एनजीओ, राइट। तो वो जो एक आम इंसान है उसका क्या रोल है, उसके क्या दायित्व हैं, एंड ऑल्सो इसमें सिविक सेंस भी आता है। आई होप इसमें आता है, इसी में आता है। देन व्हाट सिविक सेंस, क्योंकि सब लोग कहते हैं इंडिया में सिविक सेंस बिल्कुल ख़त्म है, ये है वो है, क्या है, कुछ नहीं ख़त्म है। इंडिया का सिविक सेंस कभी ठीक हो ही नहीं सकता, एवरीबडी सेज दैट। सो टेल मी अबाउट दिस कि एक इंडिविजुअल का रोल क्या है। तो हिमांशु, आपके जो सवाल में बहुत सारे जवाब छुपे हैं, मतलब एक चीज़ के बहुत डिफरेंट जवाब हैं। Okay. है ना। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो हमारे भारत के लोग जो आज शहरों में बसे हैं ना, जो वो कॉर्पोरेट की कांच की बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, Okay. उनमें अगर आप जाएंगे तो 60-70% वही लोग हैं जो कभी ना कभी गांव में रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। या उनका कुछ ना कुछ गांव से वास्ता रहा है, उनके दादा दादी रहे हैं या वो खुद रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल को ये सोचना पड़ेगा कि जो मेरी पृष्ठभूमि रही है मैं उसके लिए क्या काम कर रहा हूँ। ठीक है। Okay. दूसरा, जो सोशल डेवलपमेंट है वो किसी एक इंसान का तो पार्ट नहीं है ना। एग्जैक्टली। ठीक है। वो सबके लिए है। हम एट द एंड ऑफ द डे उसी का पार्ट हैं। ठीक है। आज हम कह रहे हैं कि भैया हमको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स चाहिए, ठीक है, लेकिन हम साथ ही साथ में नदी भी गंदी कर रहे हैं। कैसे हो पाए? ठीक है। तो हो भाई, आप डिमांड भले ही कर सकते हो, लेकिन सप्लाई तो कहीं जहाँ से आनी है वहाँ तो वो आप ही की वजह से वो गंदगी हो रही है। आप कह रहे हो अरे मैंने थोड़े कुछ किया था, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और ऑर्गेनिक खाना मैं हिमाचल से मंगा रहा हूँ। वो जैसे कहते हैं ना कुछ लोग, मैं तो टैक्स पेयर हूँ, मैं तो डिजर्व करता हूँ। अच्छा, पर भैया आपके खुद के भी तो कुछ रोल हैं। एग्जैक्टली। कि लोग यही सोचते हैं कि अच्छा मैं टैक्स देता हूँ तो मेरा रोल ख़त्म,
अच्छा यार, मैं साल का 3 लाख रुपए टैक्स दे रहा हूँ, 4 लाख रुपए टैक्स दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, वो मेरे हर चीज़ का फिर जिम्मेदार वो है। लेकिन गवर्नमेंट हर चीज़ का जिम्मेदार नहीं हो सकता है, आप इंडिविजुअली हर चीज़ के जिम्मेदार हो सकते हैं। एग्जैक्टली अगर सही मायनों में इसको देखा जाए, क्योंकि फिर आप जो वो सिविक सेंस की बात कर रहे हैं ना हिमांशु, ये वहाँ आता है कि अगर मैं बात करूँ कि कूड़ा फेंकने वाली बात या कूड़ा सेग्रीगेशन की बात, ठीक है, कहा हर किसी को बोला जाता है कि भाई आप कूड़ा सेग्रीगेट करके रखिए, गीला कूड़ा अलग, हाँ, सूखा कूड़ा अलग, ठीक है, आप अपने प्लास्टिक को अलग रखिए, ठीक है। कितने लोग हैं जो करते हैं? बहुत कम। अरे ये वो लोग हैं शायद जो बहुत अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। एग्जैक्टली, दीज आर द पीपल जो अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, इवन दे डोंट नो कि गीला सूखा कूड़ा इसको मैं अलग अलग कैसे करूँ, और करूँ भी तो क्यों करूँ। मैं अभी CSR बॉडीज़ के साथ काम करता हूँ, तो मैं कॉर्पोरेट में एक चीज़ देखता हूँ कि एक छोटी सी चीज़ है, आप वॉशरूम यूज़ करेंगे, वॉशरूम में नैपकिन्स होते हैं, ठीक है, आपका काम एक नैपकिन यूज़ करके भी हो सकता है, आप रुमाल लेके जा सकते हैं, वो काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, 10 नैपकिन यूज़ करता है एक आदमी, यस, ठीक है, और पूरे एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में हज़ारों लोग हैं। इमेजिन कीजिए कि दिन के आप कितने नैपकिन यूज़ कर रहे हैं। यस, उसको बनाने में कितना, अगर आप देखा जाए तो वो जो पेपर यूज़ हुआ है उसमें, उसको क्लीन करने के लिए कितना पानी यूज़ हुआ, ऑफ कोर्स, कितने पेड़ कटे, यस, ठीक है। कोई नहीं सोच रहा है इस बारे में, वो सोच रहे हैं कि अरे ऑफिस का है ना, अरे 10 ले लेता हूँ मैं, और क्या, ठीक है, हाँ, ऐसे ही सोचते लोग। हाँ, तो आपका वो सिविक सेंस सिर्फ ये नहीं है कि मुझे कहीं थूकना नहीं है या मुझे कहीं कूड़ा नहीं फेंकना है रोड पे, ठीक है। सिविक सेंस ये भी तो है कि आप कितना कॉन्शियस हैं, कितना रिस्पेक्टफुल हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। मतलब जैसे कंसिडरेशन है कि मैं कंसिडर करता हूँ कि ये रिसोर्स है, मान लीजिए मेरे पास एक केक का टुकड़ा है और मैं कंसिडर करता हूँ कि इस रूम में 4 लोग हैं, वो केक खा सकते हैं जी, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि पूरा केक खुद खा लूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि ज़्यादातर हिस्सा खुद खा लूँ, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि चारों को इतना बांट दूँ कि सब सेटिस्फाई हो जाए, सब खा ले। तो एज एन इंडिविजुअल, जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है आपकी बात, कि मुझे कंसिडरेशन रखनी है कि मेरे अलावा भी लोग हैं, मेरा अलावा भी दुनिया है, मेरे हित के अलावा भी और लोगों का हित भी है। हाँ, तो मुझे कॉन्शियसली, माइंडफुली चलना है कि मैं अपना भी भला करूं जी, और दूसरे का भी सोचूं कि उसका भी होने वाला है। जैसे कि ज़्यादातर लोग वॉशरूम यूज़ करने के बाद ठीक से फ्लश नहीं करते, वो भी एक कंसिडरेशन है, बेसिक है, लेकिन कंसिडरेशन है। या एग्जैक्टली। तो अब हर किसी को ना चाहिए कि कोई लीडर आके उनके लिए ये काम करे, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो हर कोई ना वो शक्तिमान वाले फेज में है। जैसे हम बचपन में जो 90s बॉर्न किड हैं, शायद उन्होंने शक्तिमान देखा होगा, तो उनको लगता है कि शक्तिमान आएगा सब ठीक कर देगा, वही करेगा, ठीक है। अब उसको शक्तियाँ मिली हैं, तो जिम्मेदारी उसकी है ना, मैं क्या करूँ। लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है कि आप अपने आप में सोशल लीडर हैं, आप अपनी चीज़ों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। यस। और होता क्या है ना कि हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की कि अरे उन्होंने बहुत बड़ा सोशल चेंज किया, ठीक है। इमेजिन कीजिए वो नहीं होते तो एजुकेशन पे कोई कितना काम था जो नहीं हो पाता। आज हम जो फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं इंडिया के अंदर, इरिस्पेक्टिव टू जेंडर, है ना, नहीं तो मुझे लगता है कि हमारा हाल भी उन देशों के जैसा होता कि जहाँ सिर्फ मर्दों को शिक्षा अलाउड है। ऐसे तमाम तरीके के देश हैं, नाम नहीं लूँगा बट आप गूगल कर लेना, आप गूगल कीजिए, बट ये रियलिटी है, राइट। अगर बट आप क्यों नहीं राजा राम मोहन रॉय बन जाते हैं अपने लिए? एग्जैक्टली। आप अपने क्यों नहीं स्टेप ले लेते हैं? आप खुद कुछ क्यों नहीं करते? जी, आप ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप दुनिया के लिए राजा राम मोहन रॉय ना बने, आप दुनिया के लिए सुभाष चंद्र बोस ना बने, ठीक है, आप दुनिया के लिए गांधी ना बने, अपने परिवार के लिए, अपने लिए तो गांधी बन सकते हैं ना, कि भैया मैं एक स्टेप लूँगा और मैं इंश्योर करूँगा कि मेरे बच्चे भी वो स्टेप लें। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई मैं कहीं थूकूंगा नहीं, रोड पे नहीं थूकूंगा, पब्लिक स्पेस पे नहीं थूकूंगा, ठीक है। तो और मैं अपने बच्चे को भी यही सिखाऊंगा कि बेटा पब्लिक स्पेस पे नहीं थूकना चाहिए, ठीक है। तो ये आप तभी आपका बच्चा आपको हमेशा रिस्पेक्ट भी करेगा। हाँ, यस, एग्जैक्टली। तो आपको वो जो सिविक सेंस है ना, वो ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिया जो आपने कहा कि हाँ इंडियन बदनाम है अपने सिविक सेंस को लेकर के, कि कहीं पे भी शोर मचा रहे हैं या ऑन द नेम ऑफ एंजॉयमेंट, ठीक है। इट्स जस्ट कि वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स।
या ठीक है, हम बात करते हैं कि यार इंडिया वाले ना, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अतिथियों का स्वागत करते हैं, अतिथि देवो भव, हम ये बहुत कॉमनली बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें तो हम ऐसे नहीं हैं, नहीं, हम नहीं करते हैं रिस्पेक्ट। ना ना ना, ठीक है, हम किसी पब्लिक स्पेस पे होंगे, हम वहाँ चिल्ला रहे होंगे, हाँ। ठीक है, हम पहाड़ों में घूमने आएंगे तो सनरूफ खोल करके चिल्ला रहे होंगे, शराब पी रहे होंगे, हाँ, ठीक है। आप नहीं, But for what? बट फॉर व्हाट? ऑन द नेम ऑफ एंजॉयमेंट, या ठीक है, ऑन द नेम ऑफ शोइंग कि अब तो वी आर नॉन स्लैंड, ठीक है, कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अरे हम तो बहुत चिल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिविक सेंस का हिस्सा है, और फिर यही चीज़ें आपके सोशल डेवलपमेंट में ट्रांसलेट होती हैं। एग्जैक्टली, ये ठीक सही है, बात कि की। आपने कूड़ा फेंक दिया, ठीक है, ये आपकी सिविक सेंस थी हाँ। कि आपने कूड़ा फेंक दिया, लेकिन आप वो नहीं देख रहे हो कि उस कूड़े की वजह से फिर वो लैंडफिल की इशू हो गया, हाँ। उसकी वजह से वो नदी खराब हो गई, उसकी Soil वजह से खराब वो सॉइल खराब होगी। एग्जैक्टली, तो सिविक सेंस से ही आपका सोशल डेवलपमेंट बेसिकली इट कम्स फ्रॉम विद इन, तो इंडिविजुअल लेवल पे ही ये चीज़ शुरू होती है। हाँ, जैसे हमने आप जैसे अभी हम सब सोच रहे हैं कि इंटरकनेक्टेड है, तो देखा जाए तो अगर बदलाव करना है बेहतरी के लिए तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन ये ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा है कि अगर एक इंसान भी उस रूल को या उस सिविक सेंस को मानना छोड़ दे तो कई सारे ऐसे हैं जो उसे फॉलो करना शुरू कर देंगे, बोलेंगे छोड़ो यार, मैं भी यहीं कूड़ा फेंक देता हूँ, जिसने उठाना होगा उठा लेगा, मेरा क्या है। तो हिमांशु, मुझे ना एक किस्सा याद आता है इससे, हाँ। कि आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं एक सोशल ऑडिट करने के लिए बिहार के एक एनजीओ में गया था। ओके, और वहाँ के जो वो एनजीओ था, ये बहुत अच्छा काम करता है फीमेल राइट्स को लेकर के। उन्होंने शेल्टर होम बनाए हुए हैं जो फीमेल किसी भी तरीके से मेंटल इलनेस से, या वो उनके घर वालों ने उनको निकाल दिया है, उनके लिए उन्होंने एक फीमेल शेल्टर हाउस बनाया, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखते हैं। तो वो जो उसके ओनर थे, वो एनजीओ जिन्होंने फॉर्म किया था, उन्होंने मुझे बताया कि हम वो पिछले 1980 से ये काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। और क्योंकि मैं एक CSR बॉडी के साथ काम कर रहा था, तो वो फंडिंग की रिक्वेस्ट लेकर के आए थे। उन्होंने कहा देखिए सर, हम ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा काम। ओके, फिर क्या हुआ, वो मुझे छोड़ने एयरपोर्ट आ रहे थे, ठीक है। उनकी गाड़ी थी। उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा, और पटना के बीच शहर में ही एयरपोर्ट है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि उनका काम बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन वो जगह जगह थूक रहे थे। उन्होंने टॉफ़ी खाई और उसका छिलका ऐसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। ओके, तो आप उस टाइम पर आप समझ पा रहे हैं कि मेरी मनोदशा क्या रही होगी। कि मैं सोच रहा हूँ कि यार, एक इंसान जो बहुत अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, बट वो एक इंडिविजुअल अच्छा इंसान नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है, उसकी वजह से वो रोड पे गंदगी भी, शायद वो फीमेल के लिए जो काम कर रहा है, या जिस तरीके का वो सोशल चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ फाइन ऑन वन हैंड, बट ऑन द अदर हैंड वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो एक मैसी सिटी क्रिएट कर रहा है। या वो वहीं तो रकस क्रिएट कर ही रहा है ना, वो ठीक एक है। जगह। हाँ, या तो आप ऐसा नहीं हो सकते कि आप एक चीज़ अच्छी करो और दूसरी चीज़ अच्छी ना करो। स्पेसिफिक अच्छा। हाँ, स्पेसिफिक अच्छा। जैसे लोग आजकल मैंने देखा है कि बहुत बारी कहते हैं कि भाई, अरे हम तो NGOs में बहुत डोनेशन देते हैं, ठीक है, बट ये वही लोग हैं जिनके घर पर लोग 2 हैं और गाड़ियाँ 4 हैं। ठीक है, ये वही लोग हैं जो दिन भर AC चलाते हैं। हाँ, ठीक है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये लाइट का स्विच ऑफ नहीं करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कि अगर उस रूम में नहीं है तो आप भले एक एंड पे बहुत अच्छा कर भी रहे हो, लेकिन आप दूसरी तरफ तो सब बर्बाद कर रहे हैं ना। और जैसे मैंने बताया कि सारे SDGs कनेक्ट हैं, हाँ, ये आपस में कनेक्टेड है, तो भाई तुमको वो वापस आएगा। ठीक है, तुम पे वो फ़र्क भी पड़ेगा, तुमको वो नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करेगा। या ये बहुत अच्छी बात कही, जैसे तुमने बताया कि वो जो NGO था जो फीमेल्स के लिए मतलब काम करता था, उनकी बेहतरी के लिए काम करता था। तो यहाँ से मुझे ये भी समझ में आया, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इस बात को, दैट कहते तो हैं दैट चैरिटी बिगिंस विद फैमिली, परिवार में शुरू होता है चेंज। और मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंज भी शुरू होता है एक औरत के द्वारा। एक जब फीमेल जो होती है परिवार की, मुझे लगता है वही चेंज ला सकती है, एक ऑनेस्ट लेवल पे जो मैं कह रहा हूँ, फाउंडेशनल चेंज जो होता है, और वही लोगों को बेहतर बनने में ज़्यादा मदद कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप ये बताइए कि जो एक फीमेल्स हैं या औरतें हैं, उनका रोल बहुत रहता है जी,
चेंज में, जहाँ तक मान लिया जाए। तो इस फाउंडेशनल चेंज में आपने क्या देखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है या जो NGOs हैं, या आपने भी अपने करियर में ऐसा क्या किया, ऐसा क्या देखा जिससे औरतों का बेहतरी हो पाए सोशल चेंज के साथ साथ? तो हिमांशु, मेरे पास तमाम तरीके के किस्से कहानियाँ हैं जहाँ मैंने देखा है कि कैसे एक इंडिविजुअल फीमेल ने बहुत बढ़िया चेंज किया है अपनी फैमिली के लिए और समटाइम फॉर अ कम्युनिटी ऑल्सो। देखिए, हमने सरोजनी नायडू के बारे में पढ़ा है, हमने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा है, फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हमने बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है जो फीमेल हैं, ठीक है। आप अपना मंगलयान का मिशन देख लीजिए, ठीक है, उसमें फीमेल का कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, ठीक है। तो हर जगह फीमेल का कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है, एग्जैक्टली, ठीक है। ये फर्क, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम इंडिया में बात करते हैं कि हम फीमेल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और आज मैं देख रहा हूँ कि तमाम तरीके के कॉर्पोरेट CSRs आकर के फीमेल्स को उनके हायर एजुकेशन के लिए बहुत इनकरेज कर रहे हैं। तमाम तरीके के स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं कि आइए आप कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि जानते हैं कि इंडिविजुअल मेल की कम्युनिटीज आपका ग्रोथ नहीं कर सकती हैं। ऑफ कोर्स, ये हमारी तो देश में वही परिभाषा है ना कि मेल फीमेल को हमेशा बराबर के तराजू में तोला गया है, ठीक है। जेंडर डिसबैलेंस तो बाद में सोसाइटी ने क्रिएट किया, वो पैट्रियार्क सोच तो बाद में आई, ठीक है, कि हम फीमेल से बेटर हैं, वरना बराबर तो सब हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छत्तीसगढ़ का, कि जहाँ मैं एक संस्था के साथ काम कर रहा था और वो लोग माइक्रो क्रेडिट्स देते थे, ठीक है, कि फीमेल्स को बेसिकली उनका जो प्रोग्राम था वो फीमेल सेंट्रिक था। वो फीमेल्स को स्मॉल स्मॉल लोन्स देते थे और उन्हें बोलते थे कि आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, ठीक है। और उस इनिशिएटिव की वजह से बहुत बढ़िया चेंजेस देखने को मिले एट ग्रास रूट लेवल। कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक लेडी का। तो मैं एक कम्युनिटी का सोशल ऑडिटिंग के लिए गया हुआ था, और वो लेडी मेरे पास आई और कहा कि मुझे भी ये स्मॉल लोन चाहिए। तो हम लोग वहाँ पे एक पार्टनर NGO के थ्रू काम करते थे, तो मैंने वो पार्टनर NGO के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे पूछा कि आप इनको क्यों नहीं लोन देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं वहाँ लोग लोन तो ले लेते हैं, वापस नहीं देते हैं। तो हम जाना नहीं चाहते, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, नोबडी वांट्स टू टेक दैट रिस्क, ठीक है। और वो लेडी मुझे बहुत टाइम तक परसुए करती रही कि आप मुझे दीजिए एंड आई विल शो यू द चेंज। आफ्टर अ वाइल आई गॉट सोल्ड आउट, है ना। और आई आस्क्ड दीज NGO पीपल कि इनको कंसिडर किया जाए। उन्होंने उनको कंसिडर किया और उनको दिया था 10,000 रुपये का लोन। 10,000 रुपये शायद आज हम बात करेंगे तो बोले बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है, ठीक है, कि इससे क्या ही हो जाएगा। तो वो लेडी ने शुरुआत की, वो 10,000 से उसने 3 बकरी के बच्चे लिए, ठीक है। विदिन 7-8 मंथ्स उसने उन बकरियों को सोल्ड आउट किया, लोन वापस किया, ठीक है, और कुछ अपनी सेविंग बनाई उससे, ठीक है। उसका हस्बैंड बहुत ही, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में ट्राइबल रीजन है, तो वहाँ पे पीने का बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब लोग शराब पीते हैं, ठीक है। तो मेल्स मेजरली आपको मिल जाएंगे कि दिन में भी शराब पी करके पड़े हुए हैं। तो उसका हस्बैंड की स्टोरी भी कोई अलग तो थी नहीं, वो भी हमेशा पी करके अलग पड़ा रहता था। बट ये लेडी, आप इसकी ग्रेड देखिए, बिल्कुल अनपढ़ लेडी है, वो 10,000 से 3 बकरियां ली, लोन वापस किया, प्लस अपनी सेविंग बनाई, सेकंड लोन के लिए, सेकंड साइकिल के लिए अप्लाई किया, और सेकंड साइकिल में लोन बढ़ा दिया जाता था, ठीक है, जिसने टाइमली पे किया, हाँ, ठीक है। तो उसका पे करे, उसको 15,000 मिला, उसने वो 15,000 प्लस इससे एक छोटी सी किराना की दुकान शुरू करी, ठीक है। भाई 15,000 में कितना ही सामान ले लिया होगा उसने, बट वहाँ से शुरू किया वो किराना का। तो फिर उसने वो जितना भी सामान सोल्ड आउट किया और जिससे जो उसका प्रॉफिट हुआ उसकी सेविंग से प्लस एक और लोन के लिए अप्लाई किया, ये वापस कर दिया, उसका लोन और बढ़ गया, मतलब ये एक क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन के हिसाब से दिया जाता था। फिर उसने एक स्विंग मशीन भी शुरू करी वहाँ पर, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, उसने वो काम शुरू किया, एंड आफ्टर अ वाइल शी वाज अर्निंग वेरी गुड। मतलब वो अब महीने का 10-15 हज़ार तो उसका सेविंग था। वाह, इतना तो शहर के लोगों में नहीं हो पाया। हाँ, और उसका दिमाग देखिए, उसने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि आसपास के पूरे गांव में कहीं पे भी फोटोकॉपी की मशीन नहीं है, ओके, ठीक है।
वो कहीं से उसने अपने बेटे को बोला कि कहीं से एक सेकंड हैंड फोटोकॉपी की मशीन लेके आए। उसको नहीं आता है, उसने अपने बेटे को बोला कि सीख के भी आना और करते कैसे हैं। और बोल पूरे 5-6 गाँवों में एक इकलौता उस लेडी के पास फोटोकॉपी की मशीन थी, उसके पास एक परचून की शॉप थी, उसके पास एक स्विंग मशीन थी। एंड नाउ शी वॉज अर्निंग वेरी वेल। मतलब उसका 25,000 to 30,000 रुपीज़ सेविंग पर मंथ उसका ऐसे ही होता था। वो बोलती थी कि मैं आंख बंद करके सेविंग करूंगी तो इतना होगा। ठीक है, इमेजिन दैट लेडी जिसको पढ़ना नहीं आता है, जिसको शायद पैसे गिनने भी ढंग से नहीं आते हैं, ठीक है, बट उसका ग्रिट है। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक पढ़ी लिखी महिला वो क्या सोशल चेंज लेके आ सकती है। That's empowerment, ठीक है, bro. जब हम बात करते हैं कि एक फीमेल जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि वो पढ़ लिख जाती है, वो पूरी परिवार को पढ़ा लिखा देती है। एग्जैक्टली तभी मैंने कहा था कि जो चेंज है जी, वो औरत के बलबूते ही फाउंडेशनल लेवल पे आता है। हाँ, तो इसलिए जैसे तुमने बताया एम्पावरमेंट की स्टोरी है, जो एक फेमिनिज्म की स्टोरी भी है एक, तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि एक इंसान ने अपने ग्रिट और अपनी लगन और रेजिलियंस के साथ मेहनत करके जीवन में कुछ पाया। तो ऑफ कोर्स ये तो एक थोड़ा अलग एग्जांपल है, बट बात वही है कि ग्रिट और रेजिलियंस तो आपको सोशल डेवलपमेंट, सोशल चेंज के लिए भी चाहिए। तो अब हमने बात कर ली है कि इंडिविजुअल क्या कर सकता है, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए और रिगार्ड भी होना चाहिए रिसोर्सेज को लेके, औरों को लेके। इस सब के बीच में अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट क्या करती है और गवर्नमेंट के सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से वो चाह कर भी चेंज नहीं ला पाती। तो हिमांशु, मैं आज से 4-5 साल पहले एक कॉर्पोरेट CSR के साथ काम करता था, जो नीति आयोग के प्रोजेक्ट्स को ग्रास रूट पे एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है। और उस दौरान मैंने काफ़ी सारे DMs के साथ काम किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ काम किया, गवर्नमेंट एजुकेशन के जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ काम किया। तो मेरा ना बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा कि हम जैसे बाहरी दुनिया में हमेशा गलियाते रहते हैं। मैं सच अगर बहुत लेमन टर्म्स में बोलूँगा तो बहुत गलियाते रहते हैं कि यार गवर्नमेंट खराब है, यहाँ का गवर्नेंस खराब है। बट आप उस इकोसिस्टम में अंदर जाएंगे ना, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो काम नहीं करना चाहता है। ओके, हर कोई काम करना चाहता है, बट उनके अपने प्रॉब्लम है, उनके यहाँ अपने रिसोर्स स्कैर्सिटी है। ओके, ठीक है। तो मैं जैसे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात करूं तो मैं बारन करके एक जगह है राजस्थान में, मतलब बारन डिस्ट्रिक्ट है कोटा के पास में, मैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ काम कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास 52 डिपार्टमेंट्स हैं। 52 डिपार्टमेंट्स उनको संभाल लेने हैं। ओके, ठीक है, डिपार्टमेंट के अपने हेड होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इमेजिन कीजिए कि वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, एक इंडिविजुअल। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए उस डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी कुछ भी होता है, मान लो कुछ सुसाइड होता है, कुछ मास लेवल पे एक्सीडेंट हो या कुछ भी अनइवन हो जाता है, उसको वहाँ पे भी इन्वॉल्व होना है, उसको डिजास्टर रिलीफ का भी काम देखना है, और उसको वो 52 डिपार्टमेंट का काम देखना है, उसको इंश्योर करना है कि एजुकेशन में सारा काम हो रहा हो। तो आप ये देख सकते हैं कि रिसोर्स वाइज कितनी स्कैर्सिटी है। ठीक है, और ऐसा कोई नहीं है जो काम नहीं करना चाहते, तभी हमारे शायद IAS ऑफिसर्स जो होते हैं वो टॉप नॉच ऑफिसर्स होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, उनकी कैपेबिलिटीज सबसे अलग होती है। तो गवर्नेंस का तो रोल है ही है, लेकिन साथ में मैं कहूँगा कि इसमें इंडिविजुअल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट अदा होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको कि कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त था जो एक लाइवलीहुड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था मिड इंडिया में। तो उसने मुझे ये कहानी सुनाई थी। ये कहानी क्या, वो ये मतलब उसका केस स्टडी था जो उसने अपने जो रीजन वो संभाल रहा था वहाँ से मुझे सुनाया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक आदमी था जो पारंपरिक तरीके से अपनी खेती कर रहा था, छोटी सी ज़मीन थी, खेती कर रहा है। ठीक है, और वहाँ पर ना कस्टर्ड एप्पल होता था। ओके, आसपास के रीजन में। ठीक है, किसी को नहीं पता था कस्टर्ड एप्पल, क्योंकि सबको लगता है अरे यार ये तो पकता है, थोड़ी देर में ख़राब हो जाता है, मतलब 10-15, उसकी शेल्फ लाइफ है ही नहीं। ओके, अब ये बंदे ने सोचा कि यार ये कस्टर्ड एप्पल तो बहुत इजीली अवेलेबल है, मेरे पास खेती भी नहीं है, खेती में जो होता है वो तो हैंड टू माउथ वाली बात है। ठीक है, कि भैया मान लो 1 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, कितना ही कमा। ठीक है, तो इस बंदे ने क्या करा कि ये अपने लेवल पे एक वहाँ पर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था,
जहाँ गया और उसने पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि कस्टर्ड एप्पल से ऐसा क्या बनाया जा सकता है कि ये लंबा चले और मैं इसको कहाँ बेच सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। और फिर वहाँ के जो डिपार्टमेंट वाले लोग थे उन्होंने कहा ठीक है आप कस्टर्ड एप्पल लगाना चाहते हैं, वो खुद आए। और ये ऐसा नहीं था कि उसने एक बार ही गया और लोगों को परसुएट कर दिया, ये उसने कम से कम 100 चक्कर काटे होंगे उस डिपार्टमेंट के। जैसे हम लोग जानते ही हैं कि गवर्नमेंट अपनी स्पीड से काम करता है, ठीक है, और हर बारी उसको एक नई खिड़की पे भेज दिया जाता था कि ये काम उस खिड़की से होगा, ठीक है, बट उसने हार नहीं मानी। और वो उसकी रेजिलेंस ये थी कि भाई नहीं मुझे करना है, देखते हैं क्या होता है। और ये किसान भी ऐसा है कि इसने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, 8वीं पास है, ठीक है, दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, बस ये अपने इससे एक चीज़ से परेशान है कि इससे जो खेती होती है उससे उसका कर्ज नहीं निपट रहा है बस। हम जहाँ आज बात कर रहे हैं ना कि हम हर दिन सुनते हैं कि किसानों ने इतनी आत्महत्या कर दी, ठीक है, बहुत बड़ा कॉमन कॉज है यहाँ पर जो फार्मर सुसाइड होते हैं कि भाई खेती अच्छी नहीं होती है, क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, खेती खराब होती है, बेचारा किसान को आत्महत्या करनी पड़ जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है, बट इस किसान के आप देखें तो इसने क्या करना शुरू किया कि पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इसने बिल्कुल परेशान कर दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे को बताओ कि कैसे होता है। ओके। एंड आफ्टर अ वाइल गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइज कि भाई जो भी डिपार्टमेंट के लोग थे उनको रियलाइज कि इसको बताना ही पड़ेगा। हाँ, ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा। तो उसकी सॉइल टेस्टिंग की गई, उसको जगह पे बताया गया कि अभी यार 1-2 बीघा की ज़मीन है, कितने पौधे लगेंगे, कैसे जो भी उनका प्रोसेस रहा, क्या फर्टिलाइज़र डालना है, क्या XYZ चीज़ें डालनी है अच्छी क्रॉप के लिए, निकला। और 3 साल बाद वो किसान लाखों में कमाने लगा। तो एक किसान योजना थी लखपति किसान, आपने भी शायद नाम सुना होगा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत प्रमोट किया था इस चीज़ को। तो वो उस रीजन का पहला लखपति किसान था। वाओ। एंड इट हैपेंड बिकॉज ऑफ हिज रेजिलियंस। इसमें डेफिनेटली रोल था कि उसने बहुत सारे NGOs के पास गया, उनसे चीज़ें सीखी कि कैसे खेती करी जा सकती है, गवर्नमेंट के पास गया कि गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ क्या है, इंश्योरेंस क्या है, ठीक है। मेंटरशिप करने के लिए सिविल सोसाइटीज़ हैं, बट आपको इंडिविजुअल ग्रिड भी तो होनी चाहिए ना कि मुझे ये करना है। एग्जैक्टली। और ये फिर वो तो सीखा, उसके आसपास के सारे गांव वाले ये चीज़ सीख गए। और अब वो गांव वाले जो पारंपरिक खेती करते थे चावल की, उन्होंने चावल ऑलमोस्ट आधा कर दिया है और इस तरीके की खेती शुरू करी। और नाउ दे आर अर्निंग 4x 5x ऑफ व्हाट दे यूज्ड टू अर्न अर्लियर। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पर आप देखेंगे तो सोशल चेंज तो यही है ना। उन्होंने अपनी क्वालिटी ऑफ एक किसान ने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारी, अपनी ही नहीं सुधारी, उसने दूसरों को भी इनकरेज कर दिया, सबकी सुधार दी। ठीक है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमने देखा कि गवर्नमेंट का रोल है, पर गवर्नमेंट से भी ज़्यादा रोल इंडिविजुअल का है कि आपको ये समावेश है दोनों का। एज अ इंडिविजुअल भी आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वहाँ पर, और गवर्नमेंट से आपको उनको दरवाज़ा खड़खड़ाना पड़ेगा कि यार हमें अंदर आने तो, नहीं तो हम तोड़ देंगे दरवाजा। एग्जैक्टली, सही बात है। मतलब ऐसा नहीं है, देखो हर देश में मुझे लगता है प्रॉब्लम्स तो हैं। एग्जैक्टली, है ना। अगर मान लीजिए हमारे देश में गवर्नमेंट की चाल थोड़ी धीमी है फॉर वट एवर रीजन्स, वो अलग बात है। कोई ऐसा देश होगा जहाँ पे गवर्नमेंट की चाल ही नहीं है, कोई ऐसा देश होगा जहाँ पे आपको मेंटोरशिप मिल ही नहीं सकती, कोई ऐसा देश होगा जहाँ पे आपकी ज़मीन उपजाऊ है ही नहीं या उतनी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो हर देश में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहेगी, हर गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन हाँ, बात वहीं डूब के वहीं आ जाती है कि एक इंडिविजुअल वो क्या करना चाहता है। अगर वो चाहता है तो वो बदलाव ला सकता है, ऐसे नहीं तो वैसे। और अगर वो भरोसे बैठ जाएगा, तो अगर आप भगवान के भी भरोसे बैठ गए तो भगवान भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। जो इंसान खुद की हेल्प नहीं करता उसकी कोई हेल्प ऑफ कोर्स नोबडी डज दैट। या सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि सोशल डेवलपमेंट, सोशल चेंज, इन सब चीज़ों के लिए एक आम इंसान की भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा गवर्नमेंट कुछ करती रहे, CSR वाले कुछ करते रहे, ये सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के लोग कुछ करते रहे, वो एक ऊपरी तौर पर हो पाएगा, लेकिन जो जड़ है वो तो नहीं। मैं ये मानता हूँ कि हर एक का अपना रोल है, सबको अपना रोल अदा करना पड़ेगा, सबको अपना रोल अदा करना जी। कि जो कॉर्पोरेट CSRs हैं, जैसे मैं बात करूं कि पिरामल फाउंडेशन है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है विप्रो की, SCL की फाउंडेशन है, देन एयरटेल का अपना एयरटेल फाउंडेशन है, और ऐसे तमाम तरीके के फाउंडेशन भी, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, बट सबके लिए नहीं कर सकते हैं।
कुछ कुछ इंडिविजुअल्स को भी अपना एफर्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना काम कर दिया, उनका काम भी तभी कारगर साबित होगा जब इंडिविजुअल लोग उस पर अपनी ग्रिट शो करेंगे। एग्जैक्टली। अब मान लीजिए कि एक CSR ने एक बहुत बढ़िया स्कूल खोल दिया है, लेकिन आसपास के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जा करके कहीं काम करें और 2 पैसे कमाएं। ठीक है, तो फिर वो CSR का इनिशिएटिव, वो उन्होंने भले ही कितनी भी मेहनत की हो स्कूल को सेटअप करने में, ठीक है, वो फिर ना काफ़ी है। एग्जैक्टली। तो इंडिविजुअली भी, मतलब ये दोनों का एक समावेश होना बहुत ज़रूरी है इस सोच पे कि यार सब साथ में विकसित हों। तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और वो सोशल डेवलपमेंट चाहता है, सोशल चेंज चाहता है, तो उससे क्या कहना चाहोगे? सो मैं हमेशा यही कहूँगा कि भाई आपका एक एक स्टेप मैटर करता है। जैसे मैं बात करूँ कि एक मुझे किस्सा याद आता है कि मैं एक संस्था के साथ काम कर रहा था जो मेंटरशिप पे काम करता था। तो ये मेंटरशिप का प्रोग्राम कैसा था इनका कि जो मेंटर हुआ करते थे वो कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे। मान लीजिए टेकी हैं, कोई एसेंचर या विप्रो या इन्फोसिस या कहीं कहीं पर ये जो टेकीज़ हैं वो बैठे हैं, प्लस कुछ मैनेजमेंट जॉब्स में हैं, कुछ डेंटिस्ट हैं। मतलब मान लीजिए उन्होंने सबको टारगेट किया और सबको बोला कि यार आपको गांव का एक एक बच्चा लेना है। हर इंसान को, हर मेंटर को अपना एक मेंटी लेना है गांव से। ओके। और उनको मेंटर करना है कि वो कैसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सेंस कि मान लीजिए कि उनका करियर अच्छा हो। ओके। एक टॉपिक पकड़ लेते हैं, करियर। फिर करियर गाइडेंस। ठीक है। अब एक बच्चा था जो डेंटिस्ट बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है। उसको इमेजिन कीजिए एक शहर में बैठे हुए डॉक्टर से मेंटरशिप मिल रही है कि कहाँ से क्या फॉर्म मिलेगा, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि उसके गांव में तो कोई डॉक्टर नहीं है। ठीक है। ठीक है, एग्जैक्टली। और उसकी वजह से तमाम ऐसे गांव थे जहाँ से बच्चे निकल करके डॉक्टर बने। वाओ। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी या कैपेबिलिटी की कमी नहीं है। गांव के बच्चे भी उतने ही कैपेबल हैं जितना दिल्ली या किसी मेट्रो सिटी का बच्चा है। बस ये है कि उनका मार्गदर्शन नहीं हो रहा है। तो क्या ये सोशल डेवलपमेंट का काम नहीं है? बिल्कुल बढ़िया है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करी कि जो गांव में था। अब कल को वो लड़का डॉक्टर बन के, इमेजिन कीजिए, उसी गांव में जाकर के अपना क्लिनिक खोलता है, आपके हेल्थ के इशू भी सॉल्व हो गया। उस गांव के लिए जो आप हेल्थ के लिए चिंतित थे कि उस गांव में कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, वो बच्चे ने सॉल्व कर दिया। मान लीजिए इट हैपेंड लाइक अ बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट। नाइस। और आप अगर इंडिया की हम जो बात कर रहे थे ना शुरुआत में कि यार इंडिया क्या है, कैसे हैं, तो मैं आपको आज भी एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ जो आप सुनेंगे ना तो आप हंसेंगे भी और रोएंगे भी साथ साथ में। ओके। ठीक है, कि मैं एक संस्था के साथ काम कर रहा था जो मिड डे मील पे काम करती है। वो मिड डे मील जो अपराह्न भोजन होता है स्कूलों में, गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में, ये पॉलिसी के तहत है, मिड डे मील स्कीम है, गवर्नमेंट चलाती है उसको, है ना। और अब तो ये प्रधानमंत्री PM पोषण के अंदर आता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि भाई बच्चों को भरपेट खाना मिले स्कूल में ही, ताकि वो अपनी पढ़ाई पे अच्छा फोकस कर पाएँ, है ना, और उनको न्यूट्रिशियस खाना मिले। तो पहले जब ये शुरुआत हुई थी तब तो सिर्फ एक एजेंडा था कि भाई बच्चों को खाना मिल जाए, क्योंकि इतनी गरीबी थी देश में। ओवर द टाइम ये भी इवॉल्व हुआ, ये प्रोग्राम इवॉल्व हुआ और खाने की बात होने लगी कि भाई खाने को कैसे न्यूट्रिशियस बनाया जाए बच्चों के लिए, है ना। तो ये किस्सा है कि बच्चों को ना खीर दी गई। ओके। एक नॉर्थ का एक गांव है, ठीक है, मैं पर्टिकुलर स्टेट पे नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि फिर लोग स्टेट गवर्नमेंट को कोसने लगेंगे, ठीक है, सेंटर को कोसने लगेंगे, बट एक्चुअली में गलती सरकार की गलती नहीं है। ठीक है, आप देखिए कि हमारा कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा है, ठीक है, इसको सुधारने में टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो हुआ क्या कि उन बच्चों को जब खीर दी गई तो उस खीर में काजू पड़े हुए थे और उस गांव के बच्चों ने कभी काजू नहीं खाए थे। अच्छा, काजू उन्होंने देखे ही नहीं थे? देखे ही नहीं थे। तो उनको लगा कि वो खीर में कीड़ा पड़ा है। ओह शिट, काजू को उन्होंने कीड़ा समझ लिया। ठीक है, और वो एक एक करके वो काजू या किशमिश जो उसमें पड़ा हुआ था वो उसे निकाल करके फेंक दे रहे थे और टीचर्स को बोल रहे थे कि ये कीड़ा है। और इमेजिन कीजिए कि टीचर ने उनको कहते ही परसुएट करने की कोशिश की, बट छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब मान लीजिए ये 4वीं 5वीं के बच्चे हैं, Exactly. ठीक है, उनके दिमाग में तो यही है ना कि यार ये चीज़ तो हमने कभी खाई नहीं है, तो कीड़े जैसी दिख रही है। उन्होंने हो सकता है अपने किसी कॉन्टेक्ट में देखा था कि ये कीड़े जैसी दिख रही है यार, सफ़ेद रंग की है, ऐसी टेढ़ी सी है ना, और उन्होंने फेंक दिया उसको।
ये सच है। और ये सच्चाई है। हम आज कह रहे हैं कि अरे यार ये मिड डे मील प्रोग्राम क्यों चलाते होंगे, किसके पास खाने को नहीं है देश में, है ना। अगर आप किसी शहर के इंसान से बोलेंगे ना, वो यही आर्गुमेंट देगा। एग्जैक्टली। बट ये गांव हैं, इंडिया में ही हैं, और ये राजधानी से इस ज़्यादा नहीं 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ओ माय गॉड। ठीक है, ठीक है। मैंने खुद अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जहाँ ये साउथ की रीजन की बात है, जो से हम साउथ कहते हैं कि यार साउथ का रीजन जो है इंडिया का, वो डेवलप है इकोनॉमिकली, उसके बाद बहुत अच्छा पैसा है, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे लोग हाँ हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। मैं वहाँ का आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मैं एक स्कूल में ही गया था इसी प्रोग्राम के तहत, और वो बच्चे वहाँ पर सिर्फ सांभर का पानी और चावल खा रहे थे। क्यों? ठीक है? और हमने नॉर्मली सांभर तो हमने सुना है ना कि बहुत सारी सब्जियां हाँ, होती हैं, सब्जियां दाल होती होती है, हैं ठीक उसमें, है। और उन्होंने वो सिर्फ सांभर चावल का जो पानी है वो खा रहे हैं, और जो उसमें सब्जियां पड़ी हैं वो निकाल के फेंक दे रहे हैं। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था ये। तो मैंने जा कर के वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, बड़े ही खुश मिजाज इंसान थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था स्कूल के ऊपर। वो स्कूल की बिल्डिंग बहुत सुंदर थी, ठीक है, और ये प्रिंसिपल की इंडिविजुअल ग्रेड की वजह से था कि वो खुद बहुत एक्टिवली स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते थे। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ। तो उन्होंने बिल्कुल एकदम अपना माथा पकड़ा और बोले कि सर मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से, मैं बच्चों को समझा समझा के थक गया हूँ, बट बच्चे सब्जी खाते ही नहीं हैं। तो मैंने कहा बताइए आप, कुछ मेन्यू में कुछ चेंज करना है कुछ? हाँ। बोले सर आप कुछ भी डाल दीजिए सांभर में, ये बच्चे वो सब्जी निकाल के फेंक ही देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो रीजन है हाँ। वहाँ ट्रेडिशनली बहुत गरीबी रही। ओके। तो अब जैसे मान लीजिए उनको एक आलू मिला, तो एक आलू में पूरे खानदान में मान लीजिए 10 लोग हैं फैमिली में, हाँ। तो उनका सांभर उन्होंने बना लिया एक आलू से। एक आलू से, ठीक है। हाँ। अब ओवर द टाइम ऐसा नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी ओवर द टाइम वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये इतना उनके ट्रेडिशन के अंदर घुस चुका है हाँ। कि अब वो आदत ही चलेगी वहाँ के लोगों की सब्जी खाने की। तो मतलब वो सब्जी खाते ही नहीं है? ही नहीं है, क्योंकि वो उनका आदत नहीं है। हाँ। अब इमेजिन कीजिए कि ऐसे बच्चों को आप कहेंगे कि न्यूट्रिशियस फूड, आप न्यूट्रिशियस फूड देंगे भी तो वो शायद नहीं खाएंगे, और फिर आप कहते हैं कि भाई बाकी क्वालिटी हो रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि न्यूट्रिशन का कितना अहम रोल है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ Exactly, में, yeah, of है ना, course. कि भाई अच्छा खाना खाएंगे, न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे तो अच्छा फोकस कर पाएंगे एजुकेशन के ऊपर, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, वो एथलीट बनेंगे, वो हाँ। आर्मी में जाएंगे, वॉट एवर, हाँ हाँ। ठीक है। बट आपकी बेसिक ब्लॉक पे ही प्रॉब्लम है लाइफ की, ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में सुधर जाएगा, 2 दिन में सुधर जाएगा। अंग्रेजी में कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, या। ठीक है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, सोशल चेंज देखना बहुत लंबा प्रोसेस है। मुझे तो लगता है अपने जीवन में कोई सोशल चेंज देखे इसके चांसेस कम ही होते हैं। हाँ, और इस वजह से किसी को डिसहार्टन नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो इतना कर रहे हैं यार, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ। सीमापुरी स्लम सब जानते हैं दिल्ली का। तो वहाँ पर मैं एक बारी एक सोशल ऑडिट के लिए गया था, और मैं वो कम्युनिटी विजिट कर रहा था। ओके। और एक छोटी सी चाय की दुकान के आगे एक बेंच लगी थी, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था अपने कुछ साथियों के साथ। तो मैंने तभी देखा कि एक बच्चों का झुंड आया उधर से, हाँ। और ज़मीन पर ना कुछ चॉकलेट का लिक्विड जैसा पड़ा हुआ था। आपने शायद बचपन में वो चौकी या ऐसी कोई चीज़ें खाई होंगी जो चॉकलेट का सिरप जैसा होता है, और वही ज़मीन पे पड़ा हुआ था वो पेस्ट। तो जो बच्चों का झुंड आया ना, उसमें एक 4 साल 5 साल का बच्चा था, उसने ऐसे हाथ से वो उठाया और खाया। ठीक है। उसको अच्छा लगा, ठीक है। उसने वहीं साइड में एक रैपर पड़ा था, उस पर वो पूरा लेकर के वो चला गया भागता हुआ। अच्छा, उसने उठा के वो चला गया खाने के लिए? हाँ। और ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, राइट। हमारे यहाँ पे अगर ज़मीन पर हमारे घर के फर्श पे कोई चीज़ गिर जाती है, हम मना कर देते हैं बच्चों को कि नहीं खाइए, ठीक है, हाँ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, ये सब। तो मैं जिस एनजीओ के साथ वहाँ पे काम कर रहा था, तो मैं वो एनजीओ के संस्थापक वहाँ पे कम से कम 15-20 सालों से काम कर रहे थे, ओके, ठीक है। और बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने इंडिविजुअल्स को लेकर के वहाँ पर, ठीक है। मैंने काफ़ी केस स्टडीज़ वहाँ की पढ़ी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार 2 सवाल हैं मेरे। पहली बात, आपने यहाँ जो 15-20 साल
गुजारे हैं इस कम्युनिटी के साथ काम करते हुए, क्या फ़र्क पड़ा? बच्चे तो आज भी ऐसे ही हैं। दूसरी बात ये है कि आप बच्चे जो खा रहे हैं ये तो मर जाएंगे, ठीक है, इनकी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ क्या है? बिल्कुल ज़ीरो है, राइट? कुछ भी बीमारी हो जाएगी, और यहाँ तो हेल्थ केयर भी नहीं है, इनके पेरेंट्स इतने भी वेल ऑफ नहीं है कि ये किसी सरकारी स्कूल, मतलब कोई हॉस्पिटल में जा करके इनको दिखा सकें। हाँ, सरकारी का हाल सबको पता है हाँ, कि भाई उनके ऊपर तो ऑलरेडी इतना बर्डन है, सही बात है। कोई पेंडेमिक या कुछ होता है तो वो कुछ नहीं कर नहीं सकते कर हैं ना। सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे दो चीज़ें बोली कि एक, हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, फिर ठीक है। ठीक तो जो उन्होंने कहा कि मैं बहुत हद तक मैंने लाइवलीहुड पे काम किया है, तो अब मैं ये इंश्योर नहीं कर सकता हूँ कि हेल्थ पे भी मैं ही काम करूँ और एजुकेशन पे भी मैं ही काम करूँ, ओके, ठीक है। ओके, आई हैव चूजन माई फील्ड कि ओके। अच्छा मैं लाइवलीहुड पे काम करूँगा, एंड आई विल बी होपफुल कि कोई आकर के सेम एजुकेशन पे काम करे, सेम हेल्थ पे काम करे, ओके, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ये बच्चे हैं ओवर द टाइम शायद इन्होंने इम्यून सिस्टम तो डेवलप कर दिया है, और इनके यहाँ पर एक ये भी हो गया है कि अब पेरेंट्स ना बहुत बॉदर्ड नहीं है इस चीज़ को लेकर के ओके, कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पेरेंट्स शायद साथ में काम करने जाते हैं, बच्चों का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये एक सोशल इशू है कि भाई कुछ ऐसी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भाई बच्चे कहीं पर जाएं, उनको खाना मिल जाए, वो भूखे ना हों। ये बच्चे ने अगर खाया है तो उसके दो कारण, एक उसको टेस्ट पसंद है, दूसरा उसको भूख है। नहीं, यहाँ पे ऑफ कोर्स मेरे को दो चीज़ें समझ में आ रही है उस बच्चे की साइकी में। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ पोवर्टी, भूख बहुत ज़्यादा है। हाँ। दूसरा द डिसरिगार्ड टू लाइफ, उसको अपनी लाइफ की चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। उसको बस ये है कि मुझे खाना मिल जाए, मुझे कुछ टेस्ट के लिए मिल जाए। हो सकता है वो दिन भर पता नहीं कितने बच्चों को खाते हुए देखता होगा सेम चीज़, हाँ। और अब उसने देखा और उसका मन किया और उसने खा लिया। इसमें बच्चे की क्या गलती है? कोई गलती Exactly. नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों में कि जब अब फिर आप हम बात करते हैं कि भाई जैसे गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि भाई इस तरीके के बच्चे एटलीस्ट स्कूल में आकर के उनका पेट तो भर सकता है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो बहुत तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो हम देखते हैं और फिर हम सोचते हैं कि क्या हमने सही काम नहीं किया क्या। जो आप बात कर रहे हो ना कि सोशल चेंज कैसे दिखेगा वो, ठीक है, क्या एक इंडिविजुअल लाइफ में देख सकता है कि भाई मेरे लाइफ स्पैन में मैं चेंज देख लूँ? शायद बहुत मुश्किल है, बहुत बारी, और बहुत माइन्यूट होगा, बहुत वो कभी। माइन्यूट है, Yeah. लेकिन हर माइन्यूट स्टेप काउंट होता है। इमेजिन Yeah. कीजिए कि हर इंसान कुछ कर रहा है, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि भाई आप आकर के बिल्कुल खादी का कुर्ता पहन लीजिए और हमारे साथ NGOs में काम करना शुरू कीजिए या CSRs में आकर के काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि यार आप कुछ एक स्टेप लीजिए, ठीक है, जिस स्टेप से कुछ पॉजिटिव चेंज होता है सोसाइटी में, दैट इज Exactly. सोशल डेवलपमेंट, दैट्स इनफ। दैट्स इनफ। Yes, that's enough. Thanks for telling कि even a single small step is enough. राइट। That's important. So Arvind, thanks a lot for coming और ये बताने के लिए कि सोशल चेंज क्या हो सकता है, उसके क्या मायने हैं, सोशल डेवलपमेंट के क्या मायने हैं, एक गवर्नमेंट के क्या मायने हैं, और एक आम इंसान, एक आम नागरिक, एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, कितना कुछ कर सकता है। थैंक्स फॉर टेलिंग। एंड मुझे ये लगता है जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे उनको आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी कि डिसहार्टन नहीं हो ना आप। अगर ग्रिट हो, रेजिलियंस हो, तो आप बदलाव ला सकते हैं। आप में वो क्षमता है, वो हिम्मत आपके अंदर बिल्कुल है। सो थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर टेलिंग अस सो मेनी गुड स्टोरीज एंड रियल लाइफ स्टोरीज विच रियली, कुछ स्टोरीज तो ऐसी हैं जो दिल में बस गई हैं, अब शायद मैं और लोगों को सुनाऊँ ये चीज़ें। तो थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स अ लॉट। और माय प्लेजर। और मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं कि हर स्टेप काउंट होता है, तो हर इंसान को बस मैं यही कहूँगा कि आप कॉन्शियस रहिए, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा रिस्पेक्टफुल रहिए हर चीज़ को लेकर के, अपने इन्वायरमेंट को लेकर के, अपने आसपास के लोगों को लेकर के, इवन कि अपने पेट्स को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के आप रिस्पेक्टफुल रहिए, ह्यूमन रहिए, ठीक है। जो हम बात करते हैं कि आप ह्यूमन रहेंगे तो शायद आप सोच पाएंगे वो अम्ब्रेला में कि हर चीज़ ऐसा नहीं होता है कि वो आइसोलेशन में होती है। आप जो करते हैं ना, जो हमारे, अगर आप हिंदू फिलॉसफी में देखा जाए तो कहते हैं कि कार्मिक चीज़ें होती हैं, आपका कर्म आपके पास वापस आता है, डेट होता है, ठीक है। और वो यही है, वो कुछ और नहीं है कि आपने कुछ किया और आपको शायद कहीं और वो यही मिलेगा, ये आपको मिलेगा, नहीं तो आपके बच्चों को मिलेगा। अगर आप आज नदी खराब कर रहे हैं तो आपको तो मिलेगा, आपके बच्चों को भी मिलेगा वही। एग्जैक्टली।
ठीक है, आप पेड़ काट रहे हैं या आपकी वजह से किसी भी सेंस में एक ग्रीन कवर कम हो रहा है, तो वो उसका फ़र्क आपको भी पड़ेगा, आपके बच्चों को भी पड़ेगा, और बिल्कुल। वो कर्म आपके पास आएगा ज़रूर। बिल्कुल, कर्म ज़रूर वापस आता है। और अपने नेचर को ख़राब करना, जो सच में भगवान का रूप नेचर ही है, जी, उसको ख़राब करना ज़रूर वापस आएगा, और उस कैपेसिटी में आता है कि हम फिर हैंडल फिर नहीं कर हैंडल पाते। नहीं कर पाते हैं। आज हम भले ही बोल दें कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है, पहाड़ों में जो कुछ त्रासदियाँ हो रही हैं, या आज हमने देखा है कि यही इस पर्टिकुलर रेनी सीजन में हमने देखा है कि पूरे इंडिया में बहुत नुकसान हुआ है, हाँ, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। यस, ठीक है, आपने पंजाब का हाल देखा, आपने नॉर्थ ईस्ट का हाल देखा, आपने उत्तराखंड हिमाचल का हाल हर देखा, जगह। ठीक है, आपने सदर्न रीजन्स का हाल देखा। तो वो शायद कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक भी हैं उसमें इन्वॉल्व। एग्जैक्टली। ठीक है, और वही अगेन हर स्टेप काउंट होता है। बी कॉन्शियस अबाउट योर स्टेप एंड बी रिस्पेक्टफुल। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू। थैंक्स फॉर द विजडम। All my pleasure. Thanks.